छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। शाम 3 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आज ही आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान। 65,000 बूथ पर पहुंचेंगे 20,000 विस्तारक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अभियान की करेंगे शुरुआत। भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में होगी बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम लेंगे रिपोर्ट। लखनऊ में सीएम वकील ने केंद्र पर जमकर बोला हमला। सीएम भूपेश ने कहा केंद्र ने किसानों से सारे वादे झूठे किए। देश में महंगाई बेलगाम हुई। पीएम मोदी आज मॉरिशस को देंगे बड़ा तोहफा। भारत के सहयोग से बने आवासीय इकाई परियोजना समेत कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। कोरोना के मामलों ने तोड़ा रिकॉर्ड। इस साल पहली बार सामने आए 3 लाख से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 419 लोगों की मौत। देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेकाबू कोरोना होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,17,532 नए केस सामने आ गए हैं। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि इलाज के दौरान 419 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 19 लाख के पार पहुंच चुकी है। 9 के पार पहुंची ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है मरीजों की संख्या। इलाज के दौरान 419 मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है। 19 लाख के पार मरीजों की संख्या, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। और वहीं 19 के पार पहुंची है ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी आंकड़े डराने वाले सामने आ गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9,385 नए केस सामने आ गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच चुकी है। इंदौर की अगर बात की जाए, चूंकि इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ है मध्य प्रदेश का, 3,000 के केस सामने आए हैं यहां पर। भोपाल में 1,710 नए केस सामने आ गए हैं। जबलपुर में 520 और ग्वालियर में 640 लोग पॉजिटिव हैं कोरोना से। कांकेर का जो स्कूल है उसमें कोरोना विस्फोट हुआ है। शासकीय स्कूल में 6 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 23 छात्र पॉजिटिव मिले थे। आपको बता दें कि पहले 23 छात्र पॉजिटिव मिले थे, लेकिन अब 6 छात्र ऐसे हैं जो अब फिर से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। कांकेर के शासकीय स्कूल है जहां पर 6 छात्र और पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि पहले 23 छात्र ऐसे थे जो पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया था, स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया था। लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर कोरोना विस्फोट हुआ है। 6 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। और चलिए इसी बीच दंतेवाड़ा से खबर, जहां डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हो गई है। एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने इस घटना की पुष्टि की। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि कटे कल्याण थाना क्षेत्र के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए अब बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। जी हां, छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जो है वो जारी है। शाम 3 बजे तक मतदान होगा। प्रदेश भर में 1066 केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। मतदान के बाद शाम को ही मतगणना होगी, चूंकि नतीजे आज ही आने वाले हैं। 1807 पंच पदों के लिए उपचुनाव। वहीं ये भी आपको बता दें कि सुबह से ही केंद्रों पर लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। तो शाम 3 बजे से मतदान जो है वो होगा। शाम 3 बजे तक मतदान होगा और नतीजे भी शाम को ही आ जाएंगे। मतदान के बाद शाम को ही मतगणना हो जाएगी। आज ही वोटिंग है, आज ही रिजल्ट आ जाएंगे। और ये भी आपको बताएं, चूंकि लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। पंचायत चुनाव के लिए मतदान जो है वो जारी है। मतदान जारी है और कोविड गाइडलाइन का विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है मतदान केंद्रों पर। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि 1066 केंद्रों पर ये वोटिंग हो रही है प्रदेश के। और चलिए सीधा रुख करेंगे, सुप्रिया जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया, फिलहाल क्या अपडेट है? कितनी प्रतिशत वोटिंग अभी तक हो चुकी है?
जी देखिए, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। 3 बजे तक का मतदान रखा गया है। और आपको बता दूं कि अभी अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत की जानकारी फिलहाल के लिए अभी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हम मतदान केंद्र की बात करें तो मतदान केंद्रों में कोविड गाइडलाइन का बराबर पालन करवाया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतदान केंद्रों पर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर मतदान करने के लिए नहीं जा सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि मतदान पत्र के अलावा भी, परिचय पत्र के अलावा भी और भी 18 तरह के दस्तावेज है जो मतदान के लिए मान्य किए गए हैं। तो इन दस्तावेजों को लेकर के भी आम जनता मतदान कर सकती है। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसकी तरह गांव के जो तमाम एरिया, ग्रामीण अंचलों में सरपंच है, ये तमाम जो लोग हैं वो चुने जाएंगे और इसके लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दो कि प्रदेश भर में लगभग 1200 के आसपास जो प्रत्याशी है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और प्रदेश भर में ये मतदान की जो प्रक्रिया है वो चालू है। जी बिल्कुल सुप्रिया, लेकिन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो जनता है वो यहाँ पर वोट डालने पहुंच रही है? साथ ही ये भी बताइए कि अभी केंद्रों पर जो हालात है वो कैसे बने हुए हैं, चूंकि नजर आप रखे हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, क्या क्या जो नजर है वो वहां पर देखने को मिल रही है? क्या अपडेट अभी? जी देखिए, अगर हम केंद्र की व्यवस्था की बात करें तो तमाम तरह के कोविड गाइडलाइन का पालन करवा कर ही मतदान कराए जा रहे हैं। तमाम केंद्र पर जो घेरे हैं वो बना दिए गए हैं ताकि लोग उस घेरे में खड़ा होकर मतदान कर सके। इसके अलावा आपको बता दूं कि सभी मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात है। यदि किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है तो उसके लिए स्वास्थ्य कर्मी की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो पाए। तो वहीं बराबर जो है तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जा रहा है और मतदान केंद्रों में किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर मतदान करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके अलावा जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदान करने के लिए जो आम जनता है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड और राज्य निकाय द्वारा जो कर्मचारियों के द्वारा जो पहचान पत्र है, फोटो युक्त पहचान पत्र वो ले जा सकते हैं, फोटो युक्त पेंशन का दस्तावेज भी ले जा सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड ले जा सकते हैं, फोटो युक्त स्वास्थ्य बीमा अभी की जो पर्ची है वो भी ले जा सकते हैं। तो तमाम जो फोटो युक्त दस्तावेज है वो भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा 10वीं 12वीं की फोटो युक्त अंक सूची भी ले जाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं। जी सुप्रिया, लेकिन इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि तमाम ऐसी महिलाएं होंगी जो बुजुर्ग होंगी, तमाम ऐसी महिलाएं होंगी जो गर्भावस्था में होंगी, क्या उनके लिए भी अलग से कोई व्यवस्था की गई है मतदान केंद्रों पर? जी देखिए, अलग से व्यवस्था महिलाओं के लिए भी की जाती है। जिस तरीके से बुजुर्ग महिलाएं हैं या गर्भवती महिलाएं, उनके परिवार में कोई साथ में उनके आकर के मतदान कराकर उन्हें लेकर वापस जाता है, तो इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर मौजूद है जो लगातार महिलाओं और साथ ही तमाम जो मतदान केंद्र में लोग आ रहे हैं उनका निरीक्षण करेगी। तमाम जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की जाँच भी होगी। यदि कोई भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा उनकी जाँच होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि कोविड पॉजिटिव व्यक्ति भी जो है मतदान करने के लिए आ सकता है, बशर्ते उसे पीपी किट पहनना अनिवार्य होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। ठीक है सुप्रिया, बने रहिए। कवर्धा से हमारे संवाददाता प्रदीप जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रदीप, कवर्धा में क्या अभी देखने को मिल रहा है अपडेट? कितने प्रतिशत तक वहां पर वोटिंग हो गई है और साथ ही कैसी हलचल देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम मड़मड़ा में, जहां त्रिस्तरीय उपचुनाव पंचायत चुनाव की जो है प्रक्रिया चल रही है और अभी तक जो है 35% से ज्यादा मतदान हो चुका है। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गांव को जो है एक बेहतर और सुरक्षित और विकास के लिए जो है गांव को जो है प्रधान चुनने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो गांव का जो विकास करे उन व्यक्तियों को हम चुनेंगे। और खास बात यह है कि कबीरधाम जिले में जो है 6 सरपंच पद और 8 पंचायत पदों के लिए चुनाव किया जा रहा है, जिसमें से जिले भर के जो है 7000 से ज्यादा लोग अपना मत का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि अभी कुछ अभी भीड़ जो है मतदान केंद्र में कम दिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो है गांव का जो क्षेत्र है अभी जो है महिलाएं जो है राशन वासन या भोजन बनाती है, जिसके चलते अभी थोड़ा से
विराम लगा हुआ है मतदान केंद्र में, लेकिन ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि लगभग जो है 10 बजे के बाद से ही काफी समय में जो है एक अच्छा बेहतर रुझान मिल सकता है। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और साफ तौर से यही कह रहा है कि जो गांव का जो विकास करेगा उस व्यक्ति को यहाँ हम चुनने के लिए आए हुए हैं। जी ठीक है, यानी कि विकास के मुद्दों पर ही वोट डालने के लिए कहा जा रहा है। प्रदीप, आप जरूर नजर बना के रखिएगा, सुप्रिया आप भी नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो भोपाल से अब खबर, जहां कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में ही ये बैठक होगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पिछली बैठक में निर्देश जो दिए गए थे उनकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री लेंगे। 11 बजे से कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। पिछली बैठक में जो निर्देश दिए गए थे मुख्यमंत्री की ओर से, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री लेंगे। इसके अलावा चूंकि आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस है और 11 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होगी। शब्बीर का रुख करते हैं। शब्बीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, पिछली बैठक में जो निर्देश दिए गए थे उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री आज लेते हुए नजर आएंगे, यानी कि ये कहा जा सकता है और ये मानकर भी चला जाए कि हर तरीके की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। कहीं पर भी लापरवाही अब बरती नहीं जाएगी। बिल्कुल अंजलि, आप सही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान काफ़ी हमेशा से ही सजग रहते हैं और बीच बीच में वो कलेक्टर और कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस लेते रहते हैं। आज तमाम कलेक्टर और कमिश्नर ऑनलाइन जुड़ेंगे, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने जा रही है और बैठक के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जाएगी। जो पिछला टारगेट दिया था, दिशा निर्देश दिए गए थे अलग अलग जिलों को लेकर, जैसे माफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई की जाए, इसके अलावा हिस्ट्री शीटर बदमाश उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ चिटफंड कंपनियों को लेकर भी निर्देश दिए गए थे कि ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई की जाए जो आम जनता गरीबों को ठगती है। उसकी रिपोर्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान लेंगे। इसके साथ साथ हमें पता है कि इंदौर और भोपाल में कमिश्नरी प्रणाली लागू हो चुकी है और उससे लागू हुए करीब 1 महीना हो गया। उसकी फीडबैक रिपोर्ट भी ली जाएगी कि कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्योंकि ये दावा किया गया था सरकार की तरफ से जब कमिश्नरी प्रणाली लागू हो रही थी कि जब यहाँ पर अच्छे सफल परिणाम आएंगे उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसको कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया जाएगा। तो उसकी फीडबैक रिपोर्ट ली जाएगी। इसके अलावा आगे क्या प्लानिंग की जाएगी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे, खासकर महिला उत्पीड़न को लेकर, तो उन तमाम चीजों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त निर्देश भी दे सकते हैं अंजलि। लेकिन काफी महत्वपूर्ण बैठक ये होने जा रही है कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, नजर आप बना के रखिएगा। शब्बीर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर, आज से सामूहिक अवकाश पर पटवारी हैं। 2 दिन के अवकाश पर प्रदेश के 19,000 पटवारी है। 2 दिनों तक राजस्व के काम प्रभावित होंगे। पटवारी जियो फेंस गिरदावरी का विरोध कर रहे हैं। वहीं पीएम पटवारी संघ ने सामूहिक अवकाश को लेकर यहां पर पत्र भी लिखा है। शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, कामकाज प्रभावित रहने वाले हैं क्योंकि 2 दिन के अवकाश पर यहां पर पटवारी, कौन कौन से काम यहां पर प्रभावित रहेंगे और कितनी परेशानी यहां पर जनता को रही? देखिए अंजलि, काफी दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा, खासकर ग्रामीण इलाकों को। जियो फेंस गिरदारी ऐप का लंबे समय से पटवारी जो मध्य प्रदेश में करीब 19,000 हैं, ये गिरदावरी ऐप का विरोध कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पर यह कहना है, गिरदावरी ऐप जो हमें दिया गया है, जिसके अंदर जब हम गांव में पहुंचते हैं, ग्रामीण इलाकों में सर्वे करते हैं, खेतों की जानकारी लेते हैं और उसके हमें फोटो खींचना होते हैं, लेकिन हम बीच में खेत में गीला खेत होने के कारण बीच खेत में पहुंच नहीं पाते हैं, फोटो अपलोड नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर खेत पे पहुंचकर फोटो खींचना रहता है, फिर ऐप पर अपलोड करना रहता है। इसके अलावा पटवारियों का यह कहना है कि जब हम खेत पे पहुंचते हैं तो दूसरे खेत का ऐप दूसरे खेत की जानकारी दे देता है। तो कई मतलब ये होता है उसके अंदर कि एक खेत का फोटो लेना रहता है लेकिन ले लिया जाता है दूसरे खेत का, और उसके बाद फिर उसको अपलोड कर दिया जाता है, तो बाद में किसान परेशान होता है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि जहरीले कीड़े भी रहते हैं खेत के अंदर, उसके कारण उन्हें काफी उसका नुकसान हो सकता है, काट लेता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर ये कह सकते हैं, गिरदावरी ऐप को लेकर मध्य प्रदेश के पटवारी पिछले लंबे समय से जिला स्तर पर विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और आज और कल वो पूरी तरह से कामकाज नहीं करने जा रहे हैं, ये साफ कर दिया गया है। उनका कहना है कि हम हड़ताल पर रहेंगे। जहां तक आपका सवाल था कि किस तरीके से कामकाज का असर रहेगा, तो मध्य प्रदेश में पटवारियों के पास कई अहम जिम्मेदारियां हैं, जिसमें मैं बात करूं,
आय जाति सर्टिफिकेट, इसके अलावा जमीन का नक्शा, खसरा रिपोर्ट, खेतों का सर्वे, विभिन्न योजना की हितग्राहियों की जिम्मेदारी पटवारियों के पास ही रहती है। यानी राजस्व से जुड़े तो है ही इनके पास काम, इसके अलावा कई और काम है जिसका आम जनता को बिल्कुल, यानी कि 2 दिन के लिए ये काम तो प्रभावित होंगे ही शब्बीर। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि इस अवकाश से कितना ज्यादा असर जो है वो पड़ने वाला है। आप बने रहिए शब्बीर हमारे साथ। ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम जो है वो हो रहे हैं। स्कूल से प्रश्न पत्र लेकर घर में परीक्षा देंगे स्टूडेंट्स। टेक होम के तहत परीक्षा देने का निर्देश है। 10वीं के छात्रों को 28 जनवरी तक जो उत्तर पुस्तिका है वो जमा करवानी होगी। 12वीं के छात्रों को 1 फरवरी तक उत्तर पुस्तिका जमा करवानी होगी। शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम आज से शुरू हो रहे हैं। स्कूल से यहाँ पर प्रश्न पत्र लिए जाने होंगे, उत्तर पुस्तिका फिर जमा करवानी होंगी। क्या इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं स्टूडेंट्स के लिए, और कौन कौन सी गाइडलाइंस अगर जारी की गई हैं तो कौन कौन सी हैं? देखिए अंजलि, मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए सरकार की तरफ से 31 जनवरी तक स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं 12वीं तक, और इसके बाद ये तय किया गया था जो प्री बोर्ड एग्जाम होनी है 20 जनवरी से वो पुरानी यथास्थिति चलती रहेगी, लेकिन इस बार जो परीक्षा ऑफलाइन होती है स्कूलों में होती थी वो अब टेक होम होगी। यानी आप स्कूल आइए और स्कूल आने के बाद प्रश्न पत्र लीजिए, आंसर शीट लीजिए और उसको घर ले जाइए और वहां पर आप एग्जाम भरिए उसको, और उसके बाद आप स्कूल में लाकर उसको जमा कर सकते हैं। एक साथ आप 3 से 4 विषयों का प्रश्न पत्र ले सकते हैं, उत्तर पुस्तिका ले सकते हैं, यानी बार बार आपको आना नहीं पड़ेगा। और एक नियम और बनाए गए हैं इसके अंदर कि अगर आपको बच्चे को आने में दिक्कत है तो अभिभावक भी आकर आंसर शीट और प्रश्न पत्र ले सकते हैं। 10वीं की बात की जाए तो 28 जनवरी तक आपको तमाम जितने भी प्रश्न पत्र, आंसर शीट है, जितने विषयों की परीक्षा होनी है उसको जमा करना होगा। 12वीं की बात की जाए तो 12वीं के बच्चों को 31 जनवरी तक अपनी आंसर शीट और प्रश्न पत्र जमा करना होगा। इसके साथ साथ एक जानकारी और दे दें, ये भी निर्देश दिए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से कि अलग अलग क्लासेस के बच्चों को अलग अलग समय पे बुलाया जाए, एक समय पे सबको ना बुलाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़े, जिसके कारण एक तो हमने फैसला लिया ऑफलाइन एग्जाम ना करवाई जाए, घर पे ही एग्जाम हो। तो उन सब के बीच इस तरीके के निर्देश दिए गए। एक निर्देश और महत्वपूर्ण दिया गया है, हॉस्टल की भी छुट्टियां घोषित कर दी गई। तो हॉस्टल के जितने बच्चे अलग दूसरे जिलों में रहते हैं तो वो अपने नजदीकी स्कूल पर पहुंचकर आंसर शीट और प्रश्न पत्र ले सकते हैं और वहां से अपने टेक होम जाके मतलब घर पे पहुंचकर एग्जाम देंगे और फिर वो वहीं जमा करेंगे उसी स्कूल में, और वो फिर अपने जो जिस स्कूल का बच्चा है वहां पर वो प्रश्न पत्र और आंसर शीट को भेज दिया जाएगा। इस तरीके से नियम बनाए गए हैं और ये कह सकते हैं कि सुविधा करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, और कोरोना के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये सही भी है बच्चों के लिहाज से भी, चूंकि कोरोना इस समय बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इंदौर की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश में अगर भोपाल की ही बात कर ली जाए तो यहाँ पर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बूथ विस्तारक अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री और दमोह से सांसद प्रहलाद पटेल जबेरा दौरे पर हैं। इसी दौरान मंत्री ने आदिवासी लोगों से साथ रात बिताई और साथ ही स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। साथ ही लोगों के साथ उन्होंने खाना भी खाया। पूरी रात मंत्री प्रहलाद पटेल कार्यकर्ताओं के साथ ही उनके गाँव में रहे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तारक योजना शुरू की है और इसमें यह तय किया कि जो हमारी राजनीतिक विचारधारा है और राजनीतिक कार्य प्रणाली है उसमें सादगी, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, राजनीतिक शुचिता और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति,